नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका चुनावी चक्रवात 2022 में। और वहीं आपको बता दें कि यूपी समेत 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और वहीं आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और इस दौरान मतदान प्रक्रिया के बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। और वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं ने रविवार रात आम जनता के बीच पैसे और शराबें बांटी हैं। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि पूर्व सीएम भी हरीश रावत ने कहा कि चुनाव बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत उत्साह का माहौल भी बना हुआ है। लेकिन कल रात जो 13 फरवरी की जो रात थी, बीजेपी ने पाप करने की कोशिश की। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने आम जनता के बीच पैसे और शराब बांटी है। और इस बारे में हमने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। और वहीं हरीश रावत ने आगे कहा कि हमें खबर मिली थी कि 100 करोड़ रुपए दिल्ली से उत्तराखंड की विभिन्न जगहों पर भेजे गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि हरीश रावत ने आगे कहा कि इसके बाद हमने छानबीन की तो देखा कि बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार लोगों में पैसे बांट रहे हैं। और वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस टीम को लीड कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की। और वहीं आपको बता दें उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। और इसी बीच कल रात बीजेपी की विधायक और उम्मीदवार पर पैसे और शराब बांटने का आरोप लगाया गया। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ यह आरोप लगाया और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। और वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। और वहीं सोमवार को पंजाब में पहली रैली करने से पहले पीएम मोदी ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। और पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी और गुरिंदर सिंह की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राधा स्वामी ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की सामाजिक कार्यों की सराहना भी की। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि आज दिन में मुझे राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी से मुलाकात का सौभाग्य मिला। और वहीं आरएसएस भी की सामाजिक कार्यों से जुड़ी पहल सराहनीय है। और प्रधानमंत्री ने बाबा गुरिंदर के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की। पंजाब में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अनुयायी अच्छी खासी तादाद में है, इसलिए मतदान से एक हफ्ते पहले हुई इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जारी है। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान अभी जारी है। और इसी सिलसिले में अब उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कानपुर में जनसभा को संबोधित किया। और वहीं अकबरपुर विधानसभा में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार यूपी में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। और पीएम ने आगे कहा कि यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया और 2019 में फिर एक बार हराया। और अब 2022 में भी घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि परिवारवादी हमेशा पार्टनर क्यों बदलते रहते हैं, वो कैसे यूपी के लोगों की सेवा करेंगे। और पहले की सरकारों ने प्रदेश के लोगों को लूटा है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि कानपुर रैली में कि हार का ठिकरा साथ वाले गले में डाल देते हैं। और इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और यूपी के दूसरे मोहल्लों को माफियागंज मोहल्ला बना देते। और माफियागिरी यूपी में आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में यहां ऐसी सरकार थी जो गरीबों का घर बनाने के लिए तैयार नहीं थी। पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया और उन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा। और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया गया।
वहीं मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट में आने वाले नगला जतनी गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और यहां कोई भी व्यक्ति एजेंट बनने को भी तैयार नहीं है। और वहीं गांव निवासी बलवीर ने बताया कि गांव के रास्ते खराब हैं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से तमाम बार सड़कें और रास्ते बनवाने की मांग कर चुके, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, जिससे दुखी होकर लोगों ने मतदान न करने का निर्णय लिया। और खराब सड़कों के कारण पोलिंग पार्टी को लेकर गए वाहन भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए और गांव में करीब 700 वोट हैं और पीठासीन अधिकारी ने इसकी सूचना अफसरों को दे दी है। वहीं यूपी के मुरादाबाद जिले में सोमवार को विधानसभा चुनाव का मतदान हो रहा है और ऐसे में वहां से बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आई और जिले के कुंदरकी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हाजी रिजवान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इसमें वो अपने समर्थकों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील करते हुए सुनाई दिए और बसपा उम्मीदवार इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि भी की है और ऑडियो क्लिप में हाजी रिजवान को कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान को हराने की अपील करते सुना जा सकता है। और जियाउर रहमान संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के पोते हैं और हाजी रिजवान ने 2017 का विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव का टिकट उन्हें नहीं दिया था। इसके बाद वो सपा से बगावत करते हुए इस साल जनवरी में बसपा में शामिल हो गए थे और बसपा ने उन्हें कुंदरकी सीट से टिकट दी और हाजी रिजवान ने कहा कि किसी भी कीमत पर सपा का उम्मीदवार जीतना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपने समर्थकों से अपील की कि उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमने पिछले 5 बार बर्ग सा समर्थन किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और वहीं कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है और सभी राजनीतिक दल के नेताओं से लेकर आम जनता तक सभी इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। और इसी क्रम में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल ओवैसी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक दिन देश की पीएम हिजाब पहनने वाली महिला होगी और उन्होंने हिजाब के समर्थन में कहा कि अगर हिजाब पहनने का फैसला हमारी बेटियां करती हैं तो अपने अब्बा या अम्मी से कहती है कि उन्हें हिजाब पहनना है तो अब्बा या अम्मी भी कहते हैं कि बेटा तू पहन हिजाब, हम देखते हैं कि कौन रोकता है। और उन्होंने आगे कहा कि यही हिजाब पहनी बच्चियां कल डॉक्टर, कलेक्टर, एसडीएम भी बनेंगी और ये बिजनेसमैन भी बनेंगी और एक दिन तुम याद रखना शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना इस देश की बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री भी बनेगी। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के इस बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू कल जमानत पर रिहा हो सकते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में 302 और 120 धारा जोड़कर नया ऑर्डर जारी करने का आदेश दिया है और पहले अदालत ने उन्हें सभी धाराओं में जमानत नहीं दी थी और पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी, जब किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरों का विरोध कर रहे थे और वहीं एसयूवी की चपेट में आने से 4 किसानों की मौत हो गई थी। और वहीं गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट कर भी हत्या कर दी थी और हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी, जिसने केंद्र के अब निरस्त किए गए कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी दलों और किसान समूह के बीच आक्रोश पैदा कर दिया था। पंजाब के गिल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व आईएएस सुच्चा राम लाडर की कार पर रविवार शाम को अज्ञात लोगों के हमले पर राजनीति तेज हो गई और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ऐसी हिंसा पंजाब में कभी नहीं सुनी गई और ये अस्वीकार्य है और कांग्रेस सरकार की सहमति पर इसे अंजाम दिया गया है और ये हार के डर से उनकी हताशा दिखा रहा है। दरअसल रविवार शाम को बीजेपी उम्मीदवार सुच्चा राम लाडर हमले में घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बीजेपी प्रत्याशी पर हमला तब हुआ जब लुधियाना जिला स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव से चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे और इलाके के एक पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लाडर की कार पर कुछ लोगों ने ईंटों से हमला किया जिससे वो घायल हो गए और उन्होंने बताया कि लाडर को लुधियाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी हालत अभी स्थिर बताई गई। और वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है और वहीं लाडर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में लुधियाना की गिल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वह दिन में लुधियाना में आयोजित बीजेपी के चुनावी रैली में शामिल हुए थे जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया था। और पंजाब की सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा जबकि मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। और वहीं यूपी में चुनाव मतदान जारी है और वहीं आपको बता दें कि बिजनौर में एडीजी बरेली जोन राजकुमार सिंह पहुंचे और उन्होंने बिजनौर मतदान केंद्र का जायजा भी लिया और इस दौरान उनका कहना है कि सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है। मतदाता निडर होकर निकले हैं और अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। बरेली जोन के 8 जनपदों में बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं, इन सभी 8 जनपद में आज विधानसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है। इस विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस की तरफ से प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीएपीएफ दल की नियुक्ति है। इसके अतिरिक्त सिविल पुलिस, होमगार्ड को भी नियुक्त किया गया है। मतदान केंद्रों के आसपास कई मोबाइल समारी लगातार भ्रमणशील रह करके सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तत्पर है। मेरा सभी जनपदवासियों से और सभी नागरिकों से निवेदन है कि आप सब लोग घर से निकलें और निर्भीक होकर के स्वतंत्र तरीके से और वहीं उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और वहीं आपको बता दें कि खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने टक्कर देने वाले भुवन चंद कापड़ी ने अपनी पत्नी संग मतदान किया और इस दौरान भुवन कापड़ी ने बताया कि जनता त्रस्त है और इस बार जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया है और खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए और यही वजह है कि जनता बिल्कुल परेशान होकर इस बार बदलाव करने की स्थिति में है। कि आप देख ही रहे कि लोगों में कितना उत्साह है कि लोग इतने टाइम से इतने परेशान थे और आज उन्होंने ये मन बना लिया है कि हमने इस सरकार की विदाई करनी है और एक नई सरकार, कांग्रेस की सरकार लानी है जो हमारे हित के लिए सोचे, हमारे हित के लिए कार्य करे। और मैं तो देख रही हूँ युवाओं में ज़्यादा जोश है क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा परेशान था बेरोजगारी से। लोग तो परेशान थे ही महंगाई से, लेकिन युवा जो परेशान था वो जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा था। और मैं यही कहना चाहूँगी लोगों में उत्साह है और निश्चित हमारी विजय है और इस बार कांग्रेस की सरकार। लोग काफ़ी तादाद में मतदान करने पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। जब मतदाता उमड़ के निकलता है तो यानी परेशान है और उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो परिवर्तन कर सके। तो आज 14 फरवरी का दिन परिवर्तन का दिन है, इसलिए उमड़ कर सभी बूथों में लोग और वहीं यूपी में मतदान जारी है और वहीं आपको बता दें कि 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसी सिलसिले में बिजनौर विधानसभा सीट से हमारे सहयोगी मनोज चौधरी जुड़ गए। मनोज, कैसा हाल है वहां पर? बताइएगा कि वोटिंग केंद्रों पर कैसा माहौल बना हुआ है? जी बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों के लिए शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। प्रशासन ने सभी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा माहौल है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। 25 मतदान स्थल पर मैं इस समय मौजूद हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे किसी शादी समारोह के लिए यहाँ सजावट की गई है और यहाँ पर इस तरह की सजावट की गई है, बैलून से सजावट की गई है और जो मेन गेट है वो तक सजाया गया है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है।
मनोज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वहां पर सुरक्षा को लेकर कैसे कैसे इंतजाम किए गए हैं। जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो 106 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स और पीएससी और सिविल पुलिस के लगभग 20,000 सुरक्षा बलों को यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल सुरक्षा को तैनात किया गया है। मनोज, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर लगातार आप ग्राउंड जीरो पर हैं, तो वहां पर लोगों ने किन मुद्दों को रखकर उन्होंने अपना मत दिया है? विकास के मुद्दों को लेकर और यहाँ जो मेन है सड़कें हैं, सड़कों के मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता ने अपना मतदान किया है और अधिकतर जो मतदान है वो यहाँ से बीजेपी की तरफ रुख करते हुए यहाँ पर लोग नजर आए हैं। जो सपा रालोद का गठबंधन था उसमें ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो जाट वोट है वो टूटकर कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी में चाहे कहीं ना कहीं जाट वोट छिटका है। वहीं सपा के जो मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो वो वोट भी किसी कहीं ना कहीं यहाँ बीएसपी के पाले में जाता हुआ दिखाई दिया है। बीएसपी पर कहीं ना कहीं टूटकर गिरा है और यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव की स्थिति है, त्रिकोणीय संघर्ष है। मनोज, मैं चाहूंगा कि आप वोटिंग केंद्र पर खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप वहां पर जो लोग वोट मतदान करने आए हैं उनसे बातचीत करिएगा कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना चुनाव को मत दे रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने आए हो, किन मुद्दों को लेकर आप जो है ना आज चुनाव मतलब वोट देने आए हो, किन मुद्दों को लेकर आए हो, वोट किसे देंगे, क्यों देंगे, किन मुद्दों को लेकर देंगे, कौन अच्छा काम करेगा, कौन नहीं करेगा। अब हम अंदर जाकर किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? यही बच्चों को सर्विस मिला है और क्या, और तो पर क्या तो हम इनसे बात करते हैं कि क्या वो बीजेपी के कार्यों से खुश हैं? जी, इन्होंने कहा है कि हम तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो सही हो जाए उसी को लेकर वोट दे रहे हैं। क्या वहां पर मैं चाहूंगा वहां पर पुलिस अधिकारी भी खड़े हैं, उनसे भी पूछताछ कीजिएगा कि क्या वो जब चुनाव हो रहा है तो क्या उन्हें कोई समस्या भी सामने आ रही है, क्योंकि आपने बताया कि अभी शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें कोई दिक्कतें आई हैं सामने? जी, यहाँ से मैं बात करती हूँ, चुनाव को लेकर बात करती हूँ। आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, आपको कोई परेशानी आई है यहाँ पे चुनाव को लेकर? कोई प्रॉब्लम आई है? कैसे चुनाव हुआ, कैसा चुनाव रहा है मैम? मनोज, मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप इनसे ये भी पूछेगा कि कोविड जो गाइडलाइंस आई थी उसे पालन कराने में क्या क्या परेशानी भी आई या फिर सब लोग कोविड का पालन कर रहे हैं? मैम, कोविड का पालन कराने में क्या कोई परेशानी आई है या सब पालन कर रहे हैं? कोविड को कराने में कोई परेशानी आई है कि सब पालन? जी, इनका कहना है कि सभी मास्क लगा के आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। जी, मैं इनसे बात करती हूँ। आप यहाँ पे मतदान करने आए हो, किन मुद्दों को लेकर आए हो, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? हमारे सभी बच्चे हैं, किसकी सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं, सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये तो भगवान की आप ऊपर वाला जाने। आप बदलती है, आप क्या चाहते हो कि सरकार किसकी बने? कोई अच्छा ही आए बेचारा जो हमारे गरीबों की सहायता करे। कौन किसकी चाहते हो? परिवर्तन चाहते हो सत्ता में? जी, इनका कहना है कि हम सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, जो भी आएगा वो ठीक काम करेगा। चाहूंगा कि आप बाहर भी निकलकर और भी मतदाताओं से पूछे कि क्या उनका क्या मन है और इस बार क्या वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी और सपा की तरफ से एक ही जैसा मैनिफेस्टो सामने आया था।
आपका क्या मानना है कि क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? आपके मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया आज। आपने दोबारा बताओ। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? वोट? हाँ, वोट किन मुद्दों को लेकर किया है? जो लेकर मुद्दों को मोदी को लेकर क्या हो, क्या मोदी के मुद्दे? तो आप किसमें सत्ता परिवर्तन होगा? आप किसकी सरकार चाहते हो? किसकी सरकार बनेगी? पत्नी तो भगवान ही जानता है कि आप किसे चाहते हो? अब तभी तो हमने मोदी को बोल दिया, बाकी जाने का भगवान का होना चाहता है। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट दिए? भाईचारा जिंदाबाद के गठबंधन के साथ किया। हम कहते हैं बेरोजगारी बढ़ने पर है। आपका क्या कहना है? बेरोजगारी बढ़ रही है तो आप तो कह रहे हैं कि हमने योगी को वोट दिया। बस आपको वोट दिया है तो क्या बेरोजगारी तो बढ़ेगी आपको। मनोज, मैं चाहूंगा कि आप इनसे ये भी पूछेगा कि क्या वो बीजेपी के कार्यकाल से खुश हैं? आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश हो? बस आपको खुश रहना ही पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, हो या नहीं हो? हो गया। जी जी, क्या आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश हो? जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है और क्या सत्ता परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता वही है। सरकार किसकी बनेगी? जी मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हर नजर अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम फिर मुलाकात करेंगे और फिर आपसे जायजा लेंगे कि वोटिंग केंद्रों पर कैसा माहौल बना हुआ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें, यूपी समेत 3 राज्यों में चुनाव जारी है और इसी सिलसिले में लगातार हम चुनाव से रिलेटेड सारी खबरें आपके सामने पहुंचा रहे हैं। और चुनाव से जुड़ी सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।